नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स और उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। एज ए एजुकेशन पर्पस में कोई भी मेरा अटेंशन नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दूँ, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन दूँ। अगर आपको काम करना है तो करिए। आपको मतलब मेरे वीडियो देखकर कुछ सीखना है तो सीखिए। मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, आपको सारी चीज जानकारी देना, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी वहाँ पे एक पोटेंशियल मिले कि हाँ, जिस ट्रेड सर ने दिखाया वो मैंने प्रैक्टिस किया, स्ट्रैटेजी ठीक ठाक है, तब आप काम करिए। आप आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं खुद के रिस्क के हिसाब से करता हूँ, आप आपके रिस्क के हिसाब से करेंगे, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा किसी भी स्टॉक के ऊपर 4 से 5% के ऊपर पैसा नहीं लगाना है। 4 से 5% से ज्यादा कभी भी एक स्टॉक के ऊपर पैसा मत लगाइए। वो कितना भी 100% गारंटी आपको दे कि उस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट होगा, तो मैं किसी भी कंपनी के ऊपर 100% गारंटी लेकर नहीं चलता। मैं हमेशा उस कंपनी के ऊपर एक हायर पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर सही में ठीक ठाक देखने को मिला तो उसमें हायर पोटेंशियल है, वो टारगेट अचीव करेगा ही। मतलब करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 100% कभी नहीं होता। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC। तो IRFC के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और आप सभी जानते हैं IRFC एक फाइनेंस कंपनी के होने के नाते भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। और जितनी सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है उसको डायरेक्टली फाइनेंस इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी के स्टार्टिंग जो पीरियड है, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 में। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल ऑफ द एक्विजिशंस, creations and asset management, which are then leases out of this Indian Railway and as financial leases। तो जितने सारे फाइनेंस मतलब रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है उसको डायरेक्टली अगर किसी भी लीज लेना है, उसके पैसे की जरूरत है, उसका फाइनेंस की जरूरत है, वो सारी चीज यही कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि मोनोपोली जैसे बिजनेस बिजनेस इंजॉय करते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट कंपनी को कोई भी काम करना है, कोई भी कर्जा लेना है, किसी चीज के ऊपर लीज लेना है, तो उसका जो पैसे का जरूरत होता है वो डायरेक्टली इसी कंपनी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी की खासियत यही है कि पी रेशियो एकदम सस्ते में है। आरओसी में आर ई सबको बेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा ROE देखना चाहिए। ROC देखकर कुछ फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 8 साढ़े 8% डेप्थ है। यही पे बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि डेप्थ इतना है, सर इतना बड़ा डेप्थ लेकर चल रहा है तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम देखिए 6,300 करोड़ है। इतना बड़ा कर्जा लेने के बाद भी कंपनी 6,300 करोड़ का इनकम किया। हाँ, बोल सकते हैं कि सर कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है। कंपनी के हाथ में पैसा कहाँ से रहेंगे? मान के चलिए एक लोन का बिजनेस करते हैं। तो आप जितने सारे दोस्तों को लोन बांटा, जितने लोगों को लोन दिया, वो लोन वापस कर रहे हैं लोग, तो वो क्या, जितने लोग लोन वापस कर रहे हैं उस पैसे को लेकर आप बैठे रहेंगे? आप ये नहीं करेंगे ना, आप तो फिर से दूसरे लोगों को ढूंढेंगे, उसको लोन देंगे। तो इसी को बोला जाता है कैश फ्लो, मतलब हाथ में जितना कैश आ रहा है उस पैसे को वो फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, उस मतलब री लोन दे रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का तो मैनेजमेंट का तो मैं ऑब्वियसली पॉजिटिवली बोलूंगा कि इस कंपनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी कुछ अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ क्वार्टरली, देखिए इस बार कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिपोर्ट के हिसाब से सेल्स बहुत शानदार हुआ। एक्सपेंस तो कंपनी के नाक के बराबर है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है, सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस का और एम्प्लॉय का कॉस्ट है। तो इस खारिज खर्चे को मेंटेन करने के बाद कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब सब कुछ हाईएस्ट देखने को मिला है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का क्या बात है? हाँ, आप एक चीज बोल सकते हैं कि सर इसके ऊपर तो प्रोमोटर के 86.36% का होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे अगर OFS आएगा मार्केट में, ऑफर फर्स्ट सेल लेके आएंगे, तो तब इसको माल तो बेचना पड़ेगा। सेबी के रूल्स के हिसाब से 65% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तब इसका कितना माल बेचना पड़ेगा? 11.36%। तो ओवरऑल बात करूँ तो 11 साढ़े 11% होल्डिंग्स यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो तब बेचेंगे जरूर। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बार मैंने आपको ट्रेड भी मेंशन किया।
और इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में एक चीज मैं बताने वाला हूँ। जिस तरीके से तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी नहीं उठाया जा रहा है। कंटिन्यूसली जो ट्रेड हो रहा है मेरे हिसाब से फोमो बाइंग हो रहा है। तो फियर ऑफ मिसिंग बाय हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है इस कंपनी आरबीएनएल जिस तरीके से भागा है उस तरीके से ए कंपनीज भी भागेंगे, इसलिए लगातार बाइंग किया जा रहा है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ उसी तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया आपको, मतलब ट्रेड मेंशन किया था, ट्रेड नहीं दिया, मैं कोई ट्रेड नहीं देता, माफी चाहता हूँ। तो ट्रेड मेंशन किया था, जो ट्रेड मैंने खुद ही लिया। यहाँ पे क्या बना, कफ विथ सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे इजीली टारगेट बना, वो भी 30% का। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो आप कहेंगे सर क्या आपने इस कैंडल के ऊपर एंटी लिया? बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी एंटी लेवल्स मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटी जरूर लूंगा। अगर यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट करके फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं यहाँ पे जरूर एंटी लूंगा। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कुछ पीवोट लेवल के हिसाब से, मतलब नेक्स्ट जो पीवोट लेवल आएगा उस हिसाब से मैं टारगेट लेता जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल नहीं है, जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एक चीज आप ध्यान से समझिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो इतने सारे कंपनीज है उनमें से सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलता है वो है आईआरसीटीसी के ऊपर। आप कहेंगे सर आईआरसीटीसी के ऊपर क्यों? क्योंकि आज सोचिए इंडिया में रेलवे सेक्टर कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितने सारे नया ट्रेन रेलवे गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहा है। करीबन 200 से भी ज्यादा वंदे भारत स्टार्ट किया। आप सोचिए वंदे भारत में आप कोई किसी भी जगह पे अगर ट्रैवल किए होंगे तो मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, वंदे भारत में क्या होते हैं। अगर आप कोई भी टिकट खरीदते हैं तो उसका जो लंच है, उसका जो मान के चलिए कोई भी आपको टिफिन वगैरह देंगे, तो वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है टिकट्स के अंदर। तो सोचिए इसका फायदा डायरेक्टली किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली आईआरसीटी के पास जाएगा, क्योंकि टिकट भी खरीदना है आईआरसीटीसी के माध्यम से, और कैटरिंग्स भी कंपनी आईआरसीटीसी के माध्यम से ही देगा। तो जब कोई कंपनी का डायरेक्टली टिकट के अंदर ही कैटरिंग्स का जो मतलब खाने पीने का चीज ऐड किया जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पहले से लिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी बनता है। तो 200 ट्रेन ऐड होने वाले हैं वंदे भारत। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट करेंगे इस कंपनी। तो आप देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? आप कंपनीज के बारे में रिसर्च तो करते हैं, मगर उसके बारे में फ्यूचर विजन्स के बारे में सोचते नहीं। आपको ये लग रहा है कि मैं अभी ट्रेड करूं अभी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। स्टॉक मार्केट कोई यहाँ पे कोई लॉटरीज नहीं है कि आपने लॉटरी खरीदारी की है और कल का डेट में आपको लॉटरी का न्यूज मतलब रिजल्ट आने वाला है और आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लग जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। वो लॉटरीज एक मतलब मेरे हिसाब से एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, क्योंकि उसको वहां पे आपको कोई पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे और आपको होगा क्या। मगर यहाँ पे आप सब कुछ सोच समझ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर फेलियर हुआ तो कोई बात नहीं। हम लोग छोटे से जब बड़े हुए थे कितने सारे चीज सीखे हैं, क्या सारे सारे चीज हम लोग काम पे लगा पाए? क्या सारे सक्सेस हमको मिला? सारे सक्सेस क्या आपको मिला? बिल्कुल नहीं ना। तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, बहुत कुछ हमने किया, हर चीज में सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी उस चीज को छोड़कर फिर से दूसरे चीज में लग गए। तो यही होते हैं लाइफ और यही होते हैं स्टॉक मार्केट का जर्नी। तो जर्नी में आपको रहना है तो आपको कंटिन्यू करने के लिए कंपनीज के ऊपर हमेशा कंटिन्यू स्टडी करना चाहिए। मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं सर बार बार आप एक ही कंपनी के बारे में डिस्कस क्यों करते हैं? 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज है उसके बारे में करिए। तो मुझे लगता है आपको वो सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको 100 से 200 कंपनीज के ऊपर स्टडी करिए, उनमें से आप 15 से 20 कंपनीज के ऊपर ही कंटिन्यू आपको ट्रेड मिलेगा, जिसके ऊपर कंटिन्यू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन मतलब मेरा एक खुद का ट्रेड का फॉर्मूला है। मैं ज़्यादा कंपनीज के ऊपर रिसर्च नहीं करता हूँ। हाँ, किसी ने कमेंट्स किया किसी के ऊपर, आपको किसी कंपनीज के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर पहले स्टडी करूंगा, उसके बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। ऐसे नहीं कि आपने बता दिया और मैंने आपको डायरेक्टली उस वीडियो रिकमेंड कर मतलब आपके साथ डिस्कस कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो एसआईटीसी के बारे में एक ही चीज कहूंगा, कंपनी बहुत बड़ा है। कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ इस करेक्शन का फायदा आपको उठाना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था और कंपनी धीरे धीरे करके फिर से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आरओसी आरओई दोनों ही बेस लेवल पे देखने को मिला, और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम बहुत तगड़ा है। कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस लगा, ईबिटा मार्जिन बहुत शानदार है, आरओसी बेस लेवल में है, रिटर्न ऑफ एसेट भी बहुत शानदार देखने को मिला, और इंटरेस्ट कवरेज तो बहुत धमाका जैसा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को यही मेजर करते हैं कि कंपनी में बिजनेस जो है वो बेस्ट तरीके से हो रहा है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया, उसके हिसाब से एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया।
तो आप ये भी कहेंगे सर प्रॉफिट तो पिछले सालों से कम हुआ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम हुआ सालों में हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट होगा ऐसे होगा नहीं, क्योंकि देखिए कुछ सीजन होता है, उस सीजन में ट्रेन के ऊपर लोग ज़्यादा जर्नी करते हैं। और अभी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, फिर भी साल भर की बात करूँ तो कंटिन्यूसली आपको हर साल में प्रॉफिट दिखेगा। जब इतने बड़ा पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर और जहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ट तरीके से देखने को मिला है, तो उसमें चिंता करने का मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं है। तो बाकी फिर भी आप चिंता करते रहेंगे हमेशा तो आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और कभी भी कोई भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कंपनी में जब दिखा रहा है कि हाँ चलो ठीक ठाक है, इतने बड़े कंपनी के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला, तो एक तो रिस्क बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में लगातार बाइंग किया जा रहा है। और बाइंग का जो चार्ट पैटर्न बना, मैं आपको ये भी बताया था कि एक मतलब कब बना, उसके बाद एक हैंडल बना और कंटिन्यूसली 2 बार और हैंडल बना दिया। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी, यहाँ पे कंफर्मेशन ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। इसका मतलब 2 तरीके से मैं अगर इसको मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल के ऊपर आपको क्या मिला, इस कैंडल के ऊपर आपको एंटी मिला। तो एंटी तो यहाँ पे हो चुके हैं और इस एंटी लेवल्स के ऊपर मैंने एंटी भी ले चुका हूँ और मेरा जो टारगेट बनेगा वो 15% के आसपास। तो आप कहेंगे सर 15% टारगेट में क्या हो जाएगा? मुझे अगर 10% भी टारगेट मिला ना, और वो भी अगर एक मंथ में मिला तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। एक मंथ में 10% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो मैं तो बुलिश हूँ, मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ, जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनीज है। तो इस बात में मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर टाटा ग्रुप सबसे बड़ा कंपनी नहीं है, टीसीएस सबसे बड़ा कंपनी है। और मैंने उसको कमेंट्स भी किया, आपने सही कहा, मैंने थोड़ा सा बोलने में गलती कर दिया। टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनीज मतलब टाटा ग्रुप के ऑटो इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा कंपनीज है, ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनीज है टाटा मोटर्स। तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया बोलने में, माफी चाहता हूँ। ऑब्वियसली आपके बात सही है, मे बी ए भी मैं थोड़ा सा बोलने में गलती कर दिया कि टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर के नंबर 1 कंपनी है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप के हिसाब से 2,23,000 करोड़ से आसपास मार्केट कैप है। और आरओसी आरओई तो बेस लेवल में नहीं है, क्योंकि कंपनी का अभी लॉस मेकिंग कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में जा रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे करके उसका रिकवरी होगा। तो पहले एक टाइम कंपनी के ऊपर 6%, 5.5-6% के आसपास कर्जा हुआ करते थे। आज देखिए करीब कंपनी के पास 3% के आसपास डेप्थ है। और इस डेप्थ को धीरे धीरे करके मिटाने के बाद कंपनी आज फर्स्ट टाइम नहीं, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी पिछले जून का जो क्वार्टर था 2022 में और जून 2023 का जो डेटा देखेंगे, दोनों में फर्क यही है कि 2022 में कंपनी लॉस किए थे और 2023 में कंपनी प्रॉफिट किए। कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया वो मैं आपको दिखा दूं। आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम 4.5 थे, 5,000 करोड़ का लॉस किए थे और वो बढ़ के हो चुके कितना, 3,500 करोड़। इसका मतलब कंपनी 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पे कमा चुके हैं। ऑब्वियसली 3 गुना मैं कहूंगा, क्योंकि पहली कंपनी का लॉसेस में था इतना, उसको रिकवरी करके पॉजिटिव में आया, उसके बाद इतना बड़ा प्रॉफिट भी हुआ। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो 2 पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। पहली, कंपनीज के जो रिजर्व है वो किस हद तक कंपनी ने बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ कंपनी फिक्स एसेट को परचेज कंपनी कितना किया, 19,000 करोड़। इस बार अच्छा खासा फिक्स एसेट परचेज भी किया और उस हिसाब से कंपनी जो बोरिंग्स लिया, कर्जा कंपनी कितना लिया, 43,000 करोड़। और कंपनी इस बार कर्जे को बहुत अच्छा खासा मेंटेन मतलब पेमेंट भी किया। रीपेमेंट कितना किया, 62,000 करोड़। तो 43,000 करोड़ से डायरेक्टली कंपनी 62,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रीपेमेंट किया। तो इस बेसिस में देखा तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, आप ध्यान से देखेंगे इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। 15.5% से 17.5% कर दिया, 17.5%, 15.5% से यहाँ पे भी 17.5% हो चुके हैं। तो एफ आई और डी एस ने माल उठाना स्टार्ट किया और गलती किसने किया, पब्लिक ने कर रहा है। तो पब्लिक गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि पब्लिक जहाँ पे माल बेचना नहीं चाहिए था वहाँ पे वो माल बेच रहा है। बाकी आप समझदार है, शायद आप समझदारी से काम लिया। तो मैंने तो पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एंटी लेवल 70 to 75 रुपीज़ के आसपास है, जो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस लॉन्ग टर्म को होल्ड कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। और जो मैंने जहाँ जहाँ पे ट्रेड लिया एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से, वो मैं आपके साथ बार बार शेयर किया। तो फिर से एक ट्रेड बना और वो ट्रेड अभी तक एक्टिव है, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंटिन्यूसली क्या हुआ, यहाँ पे सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ जो हुआ वो उतना ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा सेल हो रहा है। और इस हिसाब से देखिए सेल ऑफ कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, यहाँ पे डबल बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना और उसके बाद यहाँ पे एंटी हुआ। तो एंटी लेवल्स होने के बाद देखिए यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 31%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट हो चुके थे
वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 22% का टारगेट मिला था। तो आप कहेंगे सर क्या आपने एग्जिट ले लिया? बिल्कुल नहीं, मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मुझे टारगेट ना मिले। तो ये तो फर्स्ट टारगेट था। सेकंड जो एंट्री लेवल्स मैंने आपको दिया था, वो एंट्री लेवल्स बहुत बड़ा है। वो आप प्रीवियस मेरा सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। यहाँ पे क्या बना था? शोल्डर, यहाँ पे एक बिग हेड, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर, सॉरी यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर बना। तो उसको मैंने मार्किंग भी करके रखा था। तो जब इस टारगेट बनेगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं होल्ड भी करूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सर्वेसर फूड्स लिमिटेड। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। डाउट मतलब कुछ इस तरीके से डाउट्स है। कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी एक के बदले करीबन करीबन 20 शेयर देने वाला है। तो एक के बदले 20 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा शेयर कंपनी यहाँ पे आपको देने वाला है। एक के बदले 20 शेयर क्यों? क्योंकि ध्यान से देखेंगे कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी बोनस या स्प्लिट देने वाला है। तो स्प्लिट में क्या मिलेगा? एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, उस वो भी कितना 15 सितंबर में। और उसके बाद बोनस मिलेगा आपको एक के बदले 2 शेयर। तो आपको एक के बदले 2 शेयर मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक के बदले वहाँ पे 10 शेयर मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से प्राइस एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, आप बोनस और स्प्लिट के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर मत पड़ना। प्राइस एडजस्टमेंट होकर एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। और आप समझदार है, बोलने का जरूरत नहीं है। आप अगर इस कंपनी के ऊपर फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। बाकी मेरे वीडियोस सिर्फ एजुकेशन पर्पस में होता, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी भी देना मेरा बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।